हेलो दोस्तों, मैं हूँ नरेंद्र माहेश्वरी। देखिए दोस्तों बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो पाकिस्तान में इंपोर्ट कोई प्रोडक्ट जो है वो करना चाह रहे हैं, इंपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या एक्सपोर्ट का बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं कि पाकिस्तान में जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो बिज़नेस है वो रजिस्टर्ड कैसे होता है, उसका क्या प्रोसीजर है? इंपोर्ट करने के लिए आपको कौन-सा लाइसेंस जो है वो लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होती है? तो ये तमाम चीज़ें जो है लेकर बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा कि पाकिस्तान में आप बिज़नेस कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो? अगर इंपोर्ट लाइसेंस लेना है तो आप कैसे लाइसेंस ले सकते हो? ये तमाम चीज़ें आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर आज आप क्या-क्या चीज़ें सीखोगे, ठीक है? इस वीडियो के अंदर आप सीखोगे कि पाकिस्तान में कौन-कौन सी जो है वो टाइप की कंपनीज़ रजिस्टर्ड होती हैं और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस के लिए कौन से टाइप की कंपनी आपको रजिस्टर्ड करनी चाहिए और वो कंपनी रजिस्टर्ड करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और पाकिस्तान में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना क्यों इम्पोर्टेंट है और वो आप रजिस्टर्ड कैसे करोगे? आपको कितना जो है वो कॉस्ट आएगी? वो रजिस्ट्रेशन आप खुद कैसे कर सकते हो? रजिस्ट्रेशन क्या आपको खुद करनी चाहिए या किसी कंसल्टेंट के थ्रू करवानी चाहिए? ये तमाम चीज़ें आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ पूरी डिटेल के अंदर। ये वीडियो बेसिकली ये तीसरा पार्ट है उस वीडियो का जिसके अंदर मेगा गाइड पूरी शेयर करने वाले हैं कि पाकिस्तान में आप कोई भी प्रोडक्ट इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो आप कैसे कर सकते हो? पूरी डिटेल के साथ जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इस मेगा गाइड में। इससे पहले जो सबसे पहला पार्ट था उसके अंदर हमने एक्सप्लेन किया था कि पाकिस्तान में अगर आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो तो कैसे कर सकते हो? स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड पूरी हमने उसके साथ शेयर की थी। वो वीडियो भी यहाँ पर प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और जो दूसरा वीडियो था उसमें हमने बात किया था कि डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे पाकिस्तान में और वो डॉक्यूमेंट आप कैसे ले सकते हो, उसके ऊपर भी बात की थी। वो भी वीडियो आपको यहाँ प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और जो इसकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी नीचे हम डिस्क्रिप्शन में शो कर देंगे। जो आज का वीडियो है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू रजिस्टर्ड फॉर इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इन पाकिस्तान। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जो लाइसेंस के लिए आप कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, इन शॉर्ट आप बिजनेस कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हो, तो ये तमाम चीजें आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक एक करके। देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में कुछ भी चीज आप इंपोर्ट करना चाह रहे हो ना, या कोई भी चीज पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बेसिकली एक बिजनेस जो है वो रजिस्टर्ड करना यहाँ पे आपको पड़ता है। हम अपनी तकरीबन बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये बता चुके हैं। इसके अलावा आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लीगली नहीं कर सकते। तो आज मैं सबसे पहले ये एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पाकिस्तान में कौन कौन सी टाइप की जो है वो कंपनीज होती हैं इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए, और आपको कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, कौन सी कंपनी के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा। आप देखिए दोस्तों, पाकिस्तान में काफी टाइप की कंपनीज जो है वो रजिस्टर्ड होती हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो कंपनी रजिस्टर्ड होती है बेसिकली ये चार ही होती हैं। सबसे पहला जो होता है वो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है। उसके बाद जो दूसरा नंबर पे आता है वो है पार्टनरशिप बिजनेस, जिसको एओपी भी कहते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तीसरे नंबर की जो कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती हैं, और चौथे नंबर पे जो है वो है सिंगल मेंबर कंपनी जो होती है वो भी होती है। इसके अलावा पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी होती है, लेकिन हम उसकी बात इसमें नहीं करेंगे, हम बात करेंगे इन चार की, और एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा कि ये किस तरह की कंपनी है। और सबसे पहले बात करते हैं वो है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ये वो बिजनेस टाइप है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आज यहाँ पाकिस्तान के अंदर, और जो है सबसे इजी है और सबसे सस्ता यही है। यानी अगर आप जो है स्मॉल या मीडियम लेवल पर जो है वो आप काम करना चाह रहे हो तो ये बेस्ट जो है वो बिजनेस टाइप है। में जो है वो एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो ओनर होता है, एक ही मालिक होता है कंपनी का इसके अंदर, और ये जो है एफबीआर के साथ जो है वो रजिस्टर्ड होती है। अच्छा, जो इसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब ये इसका क्या मतलब है, मैं अभी जो फायदे और नुकसान का मैं बताऊंगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ उसका। अच्छा, सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करना भी बहुत सिंपल है और ज्यादा कुछ झंझट भी इसके अंदर नहीं होती। अब इसके कुछ फायदे भी देख लेते हैं और इसके नुकसान भी हम देख लेते हैं। सबसे जो बड़ा इसका फायदा है, ये बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाती है और बहुत ही सिंपल है इसको रजिस्टर्ड करना। तो दूसरा जो है सबसे बड़ा इसका फायदा है वो है लो कॉस्ट। इसको रजिस्टर्ड करना भी बड़ा जो है वो सस्ता पड़ता है, ज्यादा कुछ जो है वो झंझट नहीं होती। और जो तीसरा जो फायदा है वो है इसके ऊपर फुल कंट्रोल होता है आपका। इसके अलावा इसके कुछ नुकसानात भी हैं। नुकसानात की अगर हम बात करें, क्योंकि सबसे बड़ा जो इसके अंदर जो नुकसान है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का, वो है इसकी अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मकसद ये है कि इसके अंदर कोई लीगल
सेपरेशन नहीं है, मतलब ओनर और बिज़नेस की कोई लीगल सेपरेशन नहीं है, मतलब ये दोनों एक ही कंसीडर किया जाता है। अब ये अनलिमिटेड लायबिलिटी का क्या मकसद है? मिसाल के तौर पे अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका काम नहीं चला बाद में, या कोई और बहुत सारे प्रॉब्लम हो गए, या कोई बहुत ज़्यादा कर्ज़े आपके ऊपर चढ़ गए और लोग जो है वो घसीट के आपको कोर्ट में ले गए और फैसला आपके खिलाफ आ गया, तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि आपके जो पर्सनल एसेट्स जो होते हैं, घर, गाड़ी, जो भी आपकी पर्सनल जो प्रॉपर्टी होती है, वो भी ज़ब्त की जाती है और ज़ब्त करके बेचकर जो लेनदार है उनको पैसे दिए जाते हैं। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का बेसिकली मकसद ये है कि इसमें कोई भी लीगल सेपरेशन नहीं है ओनर और बिज़नेस की। प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। तो सबसे बड़ा जो नुकसान है वो इसका यही है। आगे बढ़ते हैं और जो नेक्स्ट की बात करते हैं वो है पार्टनरशिप बिज़नेस। पार्टनरशिप बिज़नेस को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखें, अगर इसी तरीके से जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप था, उसके अंदर एक मालिक होता है, एक ही पर्सन होता है, फर्द वाहिद होता है। इसी तरीके से पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो ओनर्स होते हैं, वो 2 से 3 लोग जो है 2, 3, 4, 5 वो कुछ लोग मिल के जो काम शुरू करते हैं। पार्टनरशिप बिज़नेस आपको उसके बारे में पता होगा, जिसको एओपी भी कहते हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी कहते हैं। तो ये भी लोग जो है ज़्यादातर इसको भी रजिस्टर्ड कर रहे होते हैं। अगर जो 2 दोस्त 3-4 मिल के कर रहे हैं तो फिर ये आपस में मिल के भी रजिस्टर्ड करते हैं। अच्छा, ये भी रजिस्टर्ड एफबीआर से रजिस्टर्ड होती है। इसके अंदर जो है 2 या 2 से ज़्यादा पार्टनर्स जो है वो होते हैं, यानी मालिक होते हैं। अब इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है पार्टनरशिप बिज़नेस का, कि जो इन्वेस्टमेंट है वो शेयर हो जाती है और जो रिस्क भी होता है ना, वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पार्टनर्स के दरमियान। अच्छा, इसके नुकसान की अगर हम बात करें तो नुकसान इसके जो है वो 2 ही होते हैं। पहला सबसे बड़ा नुकसान, जैसे मैंने सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस कहा था, कि अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है इसके अंदर ही, पार्टनरशिप बिज़नेस के अंदर भी। जितने भी पार्टनर हैं उनके पर्सनल एसेट्स भी जो है वो काउंट किए जाएँगे अगर कोई प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होती है। इसके बाद जो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनके दरमियान जो फड्डे होते हैं, झगड़े होते हैं बाद में, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती है पार्टनरशिप बिज़नेस में। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरी जो कि अगर हम बात करें वो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करते हो तो ये वो टाइप है जो सबसे बेस्ट मानी जाती है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, बहुत सारी चीज़ों के अंदर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को लोग कंसीडर करते हैं। वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि आपको कौन सी रजिस्टर्ड करनी चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करनी चाहिए कोई और, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइवेट लिमिटेड की हम बात करें तो प्राइवेट लिमिटेड के अंदर जो है वो कम से कम जो है वो 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 50 जो है वो शेयर होल्डर्स होते हैं, या जैसे पार्टनरशिप की तरह लोग मिल के आपस में जो है वो काम करते हैं और मिल के जो है वो कंपनी रजिस्टर्ड करते हैं। तो उसके अंदर कम से कम 2 डायरेक्टर होते हैं और जो है ज़्यादा से ज़्यादा 50 जो है वो शेयर होल्डर्स जो है वो हो सकते हैं इसके अंदर। की रजिस्ट्रेशन जो है वो सबसे पहली जो रजिस्ट्रेशन है वो एसएसीपी से होती है, उसके बाद एफबीआर से ही रजिस्टर्ड होता है और इसकी जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड जो है वो अमाउंट में जो है वो लायबिलिटी होती है। यानी जो ओनर है, जो सबसे बड़ा फायदा इसका यही होता है कि जो ओनर है और जो कंपनी है, ये दोनों अलग-अलग एंटिटी कंसीडर होते हैं, दोनों अलग पर्सनल जो है वो कंसीडर होते हैं। कंपनी अलग होती है और मालिक अलग होती है। अगर इन केस अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट कर जाती है किसी वजह से, तो जो कंपनी के एसेट्स होंगे वही जो है ज़ब्त किए जाएँगे, जो ओनर के होंगे उसको हाथ नहीं लगाया जाएगा। तो लीगल स्टेटस होता है कंपनी का, वो सेपरेट जो है वो कंसीडर होता है ओनर से। इसके फायदे और की अगर मैं बात करूँ और इससे क्या फ़ायदे हैं, तो इसके जो है ये तो एक तो ये प्रोफ़ेशनल लगता है और इसका इमेज जो है बड़ा अच्छा जाता है लोगों के दरमियान, जब वो कंपनी के आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा देखते हैं। और दूसरा, जो जैसे मैंने अभी कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी है इसके अंदर, और अगर कोई फंड रेज़ करना हो तो ये भी बड़ा ईज़ी होता है। और को ऐड कर दिया अपनी कंपनी, भई आओ अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आ जाओ। इसके अंदर प्राइवेट लिमिटेड के अंदर ये चीज़ें बड़ी जो है वो ईज़ी है, किसी को भी अपने साथ में जो है वो ऐड कर देना, भी आ जाओ। अब इसकी अगर नुकसान की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो नुकसान है इसके अंदर जो है, इसकी पेपर वर्क इसका जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसकी जो एनुअल कॉम्प्लायंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है, और जो है आपको जो है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चाहिए तो फिर आपको एक लीगल एडवाइज़र जो है परमानेंटली रखना पड़ता है, तभी जाके ये चीज़ें चलती हैं। पहले ये इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी, अब जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। इसके अलावा चौथी कंपनी टाइप की बात करें तो वो है सिंगल मेंबर कंपनी, इसको एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड भी कहते हैं। ये होती तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह ही है, लेकिन इसके अंदर कम सिंगल मेंबर होता है, एक ही मेंबर होता है इसके अंदर, और एक ही मेंबर रजिस्टर्ड करता है इसको, और ये भी रजिस्टर्ड जो है होती है एससीसीपी पे। इसका जो ओनर है वो एक ही होता है और इसका जो लीगल स्टेटस है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो होता है वही होता है। लायबिलिटी भी लिमिटेड ही होती है, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि इस कंपनी को, यानी एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड को, किसी भी वक्त जो है वो आप प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट कर सकते हो। कोई भी
एक शेयर होल्डर्स में ज्वाइन हो जाएगा तो ये प्राइवेट लिमिटेड पे कन्वर्ट हो जाती है। ये सोल प्रोप्राइटरशिप की तरह जो है एसएफसी प्राइवेट लिमिटेड में भी फुल कंट्रोल होता है, क्योंकि इसके अंदर ओनर एक ही होता है। और लिमिटेड, जैसे मैंने कहा कि लिमिटेड लायबिलिटी होती है जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की होती है, इसके अंदर क्रेडिबिलिटी जो है वो काफ़ी हाई होती है। बस इसके भी नुकसानात वही हैं जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के हैं। इसकी जो फाइलिंग है, फॉर्मेलिटी है, कंप्लायंसेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हैं। पहले इतनी नहीं थी लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अब पब्लिक लिमिटेड की मैं बात नहीं करूँगा, उसके अंदर पब्लिक लिमिटेड की मैं बात नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लार्ज कॉर्पोरेशन होते हैं, इसको अभी इग्नोर करें। ये बेसिकली ये 4 कंपनी टाइप्स थी जिसको आप, जिसमें से कोई भी एक आप जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो। अब बात करें कि हम क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको क्या रजिस्टर्ड करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों सिंपल सी चीज़ें हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म काम करना चाहते हो और बड़े पैमाने पे अगर आप काम करना चाह रहे हो ना, तो फिर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आप जो है वो स्मॉल और मीडियम स्केल पे काम करना चाह रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ बेस्ट ऑप्शन। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि सोल प्रोप्राइटरशिप बेस्ट ऑप्शन है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए और प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं है? हालाँकि मैंने एक वीडियो में, अपनी पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बेस्ट है, आपको वही रजिस्टर्ड करनी चाहिए। लेकिन अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर इतना प्रॉब्लम क्रिएट करते जा रहे हैं वक़्त के साथ-साथ, अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो तो फिर आपको एक लीगल एडवाइज़र लाज़मी अपना रखना पड़ेगा, तभी आपका काम चल पाएगा। इतने ज़्यादा कंप्लायंसेस हैं, इतनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर छोटे या मीडियम दर्जे पे अगर आप काम करना चाह रहे हो तो सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस इज़ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इसमें क्या है, खर्चा भी कम आ रहा है, झंझट भी कुछ नहीं है ज़्यादा, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ चले जाओ, वही बेस्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन क्यों इंपॉर्टेंट है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए, कि आप बगैर रजिस्टर्ड कराए भी आप काम कर सकते हो। देखिए दोस्तों, बगैर रजिस्ट्रेशन किए हुए भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, जैसे केरी वाले हैं और इस तरह की और लोग हैं जो ऑर्डर की से पकड़ते हैं। जैसे फ़र्ज़ कर लें कि आपको कोई चीज़ चाहिए, आप हमें बताओ कि भई ये वाली चीज़ मैंने यहाँ से ली है, मुझे ये यहाँ से पाकिस्तान पहुँचा दो। तो इस तरीके से ये कैरी ही हुआ, वैसे कैरी वाले, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, वो है फ्रॉड की। आपने आए दिन इस तरह के केसेस सुने होंगे कि भई हमने, ये वाला बंदा था, ये फ्रॉड है, हमने इनको सामान दिया था। ज़्यादातर ये जो चाइना से लोग इम्पोर्ट करके चीज़ें लेके आते हैं, तो अब वो क्या कहते हैं, जिसने माल यहाँ खरीदा है उसने जो है किसी भी तरीके से जो है हवाला से, हुंडी से, जो भी तरीके से उसने चाइनीज़ को पेमेंट कर दी। चाइनीज़ ने वो सामान उठाकर जो वेयरहाउस कहा था केरी वाले ने, वो उसके वेयरहाउस में रखवा दिया। वो सामान वहाँ से पाकिस्तान नहीं आ रहा। वो कोई कह रहा है 3 महीने हो रहा है, कोई 6 महीना हो रहा है, कोई साल हो रहा है, वो सामान यहाँ नहीं पहुँच रहा। तो इतने ज़्यादा फ्रॉड यहाँ पर लोग कर रहे हैं इस तरह की चीज़ों के अंदर। अब उसकी बेसिक वजह क्या है कि लोग जो है इम्पोर्ट तो करना चाह रहे हैं लेकिन अपना बिज़नेस रजिस्टर्ड नहीं करना चाह रहे। वो कहते हैं बिज़नेस हम रजिस्टर्ड ना करें, कौन इन टैक्सों की झंझटों में पड़ेगा। तो देखो, जब इस तरह की चीज़ें करोगे ना तो फिर ऐसे फ्रॉड होंगे आपके साथ। जब अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा तो कार्गो आपके नाम से यहाँ पोर्ट में पहुँचेगा। वो आपका चाइनीज़ जो सप्लायर है वो आपको वहाँ से कराची तक के रेट आपने उनसे लेने हैं और वो आपको कराची तक पहुँचा के, सी पोर्ट तक पहुँचाकर आपको देगा। आपकी कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड होगी तो आपकी कंपनी ही जो है वो सामान क्लियर कराएगी और यहाँ पे किसी भी क्लियरिंग एजेंट को, यहाँ पे जो है हज़ारों क्लियरिंग एजेंट मौजूद हैं, किसी भी क्लियरिंग एजेंट के थ्रू आप क्लियर करवा दोगे। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होगा अगर आपका बिज़नेस इसमें रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि आप पीएसडब्ल्यू की मदद से जो है वो कितनी ड्यूटी टैक्सेस पे किए आपने, वो चेक कर सकते हो। पूरा कंट्रोल आपके हाथ में होता है। देखिए, अगर आप कोई बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हो, जितने भी लीगल कंप्लायंसेस हैं, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो बाकायदा आप उसका बेनिफिट जो है वो ले सकते हो। और जो है रजिस्टर्ड, जैसे हमने कहा कि पीएसडब्ल्यू के अंदर आप रजिस्टर्ड कर सकते हो, चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप रजिस्टर्ड होंगे। तो ये तमाम चीज़ें, ये आपकी जो है अथॉरिटी बढ़ाती है, ऑथेंटिसिटी जो है आपकी कंपनी की, ये सब चीज़ें बढ़ रही होती हैं। पीएसडब्ल्यू आपके पास होगा, आपके नाम से जीडियाँ बनेंगी, आपका जो रिकॉर्ड है वो कस्टम के सिस्टम के अंदर जितनी ज़्यादा जीडियाँ होती जाएँगी वो इम्प्रूव होता जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है रजिस्टर्ड करवाना आपका। इसके अलावा देखिए, जब आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करते हो तो ज़ाहिर-सी बात है उस बिज़नेस से आप जो है बैंक में अकाउंट भी खोलते हो। तो कल कोई जो है, आप सप्लायर से अगर कोई चीज़ ले रहे हो तो पेमेंट भी आपको करना होता है। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हवाला हुंडी से पैसे भिजवाते हैं। इल्लीगली चीज़ें यहाँ से करते हैं। एक तो वो इल्लीगल कर रहे हैं और फिर खुदा ना खास्ता अगर वो पैसे सप्लायर लेके भाग गया तो वो आप कहीं पे कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि वो मेरे सप्लायर भाग गया। वो पूछेंगे कैसे पैसे भेजे आपको, आप क्या बोलोगे, मैंने हवाला हुंडी से पैसे भेजे, तो फँस जाओगे। मतलब कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा और आपका सप्लायर भी ये जानता है कि आपने ये इल्लीगल चैनल के थ्रू पैसे भेजे, इसीलिए वो लेके अगर भाग जाए तो आप उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो।
लेकिन अगर लीगल चैनल के थ्रू अगर आपने पैसे अपनी कंपनी के थ्रू भेजे हैं ना, तो फिर आप यहाँ पर चाइनीज़ एजेंसीज़ मौजूद हैं, वहाँ पर मौजूद हैं, टीडैप है पाकिस्तान में ये इदारा, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, ये तमाम लोग जो हैं आपके फ़ायदे के लिए, आपके लिए जो है आवाज़ उठा रहे होते हैं, हेल्प करते हैं आपकी। तो ये हेल्प करते हैं, उस कंडीशन में ये तमाम चीज़ें आपकी हेल्प करेंगे जब आपका बिज़नेस यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। इसके अलावा अगर कहीं से आप लोन लेना चाह रहे हो, ट्रेड लोन गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक प्रोवाइड करती है, तो वो भी फैसिलिटेट करती है अगर आपका बिज़नेस रजिस्टर्ड होगा तो। इसी तरीके से गवर्नमेंट अगर कोई एक्सपोर्ट के लिए स्पेशली स्कीम्स जो है इंसेंटिव्स देती है या कोई सा जो है वो फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करती है, तो उसके लिए भी आप जो है वो अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए भी बिज़नेस रजिस्टर चाहिए होता है आपका। तो इन शॉर्ट बिज़नेस रजिस्ट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे आप इंपोर्ट करो या एक्सपोर्ट करो पाकिस्तान के अंदर। करते हैं अच्छा, अब हम बात करते हैं कि बिज़नेस जो है वो रजिस्टर्ड करने के लिए बेसिकली आपको क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। कोई भी टाइप जो मैंने ऊपर आपको कही, जो 4 टाइप है मैंने आपको कही ना, सोल प्रोप्राइटरशिप बिज़नेस, पार्टनरशिप बिज़नेस, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और जो है सिंगल मेंबर कंपनी, इन चारों को अगर रजिस्टर्ड करना है तो आपके पास कौन-कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जिनके बेस के ऊपर आप जो है वो रजिस्टर्ड कर सकते हो पाकिस्तान में। बेसिकली देखिए, सबसे पहली चीज़ और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपके पास जो है वो सीएनआईसी होनी चाहिए। अगर आप सीएनआईसी है, आपके पास शनाख्ती कार्ड है, तो फिर आप कंपनी रजिस्टर्ड कर सकते हो। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो होगी वो होगा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर चाहिए होगा और मोबाइल नंबर वो वाला जो आपके नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी आपके सीएनआईसी के ऊपर रजिस्टर्ड है, वो मोबाइल नंबर आपको चाहिए होगा। तीसरी चीज़ जो चाहिए होगी वो होगा ईमेल एड्रेस। ये चीज़ें मैं आपको जो गिनवा रहा हूँ ना, ये तमाम चीज़ें चाहिए होंगी। तीसरी चीज़ है वो है ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस भी चाहिए होगा क्योंकि काफ़ी सारा जो ऑथेंटिकेशन जो ओटीपी वगैरह है वो उस ईमेल पे आएगी, मोबाइल पे आएगी, ये नंबर वगैरह भी चाहिए होंगे। इसके अलावा जो चौथी चीज़ है वो है यूटिलिटी बिल। कोई भी बिल हो यूटिलिटी का, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, गैस का हो या लैंडलाइन नंबर का कोई बिल हो, तो वो भी यूज़ किया जा सकता है। जस्ट वो एड्रेस को वेरीफाई करना चाह रहे हैं। इसके अलावा जो है वो ओनरशिप पेपर्स या रेंट एग्रीमेंट, जिस जहाँ पर अभी आप अपना बिज़नेस की जो है वो एक्टिविटी करना चाह रहे हो, ऑफ़िस है, घर है, जो भी है, आप जो जहाँ से भी करना चाह रहे हो, तो वो अगर रेंट पर है तो रेंट एग्रीमेंट की कॉपी चाहिए होगी। अगर आप उसके ओनर हो तो ओनरशिप के जो पेपर्स हैं उनकी कॉपी जो है वो चाहिए होगी आपको। इसके अलावा कुछ चीज़ें भी आपको चाहिए होंगी वो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन करने के लिए, क्योंकि इम्पोर्ट हो या एक्सपोर्ट हो, आपको सेल्स टैक्स जो है लेना लाज़मी होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए। तो सेल्स टैक्स लेने के लिए जो है वो कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो मैंने आपको ऊपर जो है डॉक्यूमेंट सारे गिनवाए वो चाहिए होंगे, प्लस जो है वो तो इलेक्ट्रिक की जो मीटर है उसकी तस्वीरें चाहिए होती हैं, प्लस जो ऑफ़िस है उसकी तस्वीरें भी चाहिए होती हैं। अब ऑफ़िस अगर आप जो है घर से काम कर रहे हो तो फिर आप घर पे एक छोटा-सा टेबल वगैरह लगा के तस्वीरें वो लेके भेज सकते हो। उसके अलावा बैंक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफ़िकेट चाहिए होती है, जो आपका बैंक जो है वो आपको देगा। जैसे ही आप जब हमारी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद बैंक में अकाउंट खुलता है, तो अकाउंट खुलने के बाद बैंक जो है वो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफ़िकेट देती है। तो अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफ़िकेट भी चाहिए होता है सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड करने के लिए। देखिए दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की कि ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, तभी ही आप जो है बिज़नेस रजिस्टर्ड कर पाओगे यहाँ पाकिस्तान में। तो ये तमाम चीज़ें शेयर कर दी हमने। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिज़नेस आपको खुद रजिस्टर्ड करना चाहिए या किसी कंसल्टेंट के साथ जो है वो रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, और रजिस्ट्रेशन कॉस्ट कितनी आएगी? रजिस्ट्रेशन करना इतना मुश्किल नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान में। देखिए, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड करना चाह रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से वो हो जाता है। जस्ट एफबीआर से रजिस्टर्ड होता है। सारी चीज़ें, सब चीज़ें उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं कि कैसे आप रजिस्टर कर सकते हो। इसके अलावा पार्टनरशिप बिज़नेस है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये तमाम चीज़ें उनकी वेबसाइट्स पे ये चीज़ें मौजूद हैं। लेकिन हम आपको ये रेकमेंड नहीं करेंगे कि आप खुद रजिस्टर्ड करो। तो ये तब बिज़नेस रजिस्टर्ड करना या कंपनी रजिस्टर्ड करना एक सेंसिटिव इश्यू होता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई मिस्टेक आप कर देते हो पूरे प्रोसेस के अंदर, तो उस मिस्टेक को ठीक कराने के लिए जो है वो चप्पलें घिस जाती हैं। मतलब कि अगर आप थोड़े पैसे देकर कंसल्टेंट को अगर वो करवा सकते हो, तो फिर आप क्यों अपने जो है वो कहते हैं ना उड़ता तीर क्यों हम अपने जो है वो तशरीफ पे लें। तो वही सी चीज़ें हैं। अगर आप रजिस्टर्ड करना चाहो, यूट्यूब पे जो है वो हज़ारों इस तरह की वीडियो मौजूद हैं कि कैसे आप बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हो। लेकिन हम इस वीडियो में नहीं बता रहे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप कोई इस तरह की प्रॉब्लम में फँसो। जब आप जो है 30-35 हज़ार रुपए देकर आप बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हो सिंपली, तो फिर किसी कंसल्टेंट के थ्रू ही आप रजिस्टर्ड करो तो बेस्ट होता है। दोस्तों, ये तमाम चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की कि कैसे आप बिज़नेस रजिस्टर्ड कर सकते हो। जो लाइसेंस की हमने बात की थी शुरू में, एक्चुअली जो बिज़नेस रजिस्ट्रेशन करना ही जो है वो लाइसेंस जो है वो होता है। पाकिस्तान में इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करने के लिए आपको किसी
इस स्पेसिफिक लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट बिज़नेस रजिस्टर्ड करके ही आप काम कर सकते हो। हाँ, कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट वाइज़ जो है अगर लाइसेंस चाहिए हो तो वो डिफरेंट चीज़ होती है, वो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, जनरलाइज़ आपको किसी लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही इम्पोर्ट करने के लिए, ना ही एक्सपोर्ट करने के लिए, जस्ट अपनी कंपनी रजिस्टर करें और जो है आपका काम हो जाएगा। तो ये इम्पोर्ट की गाइड का जो है वो तीसरा लेक्चर था, इसकी उम्मीद है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मज़ीद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बहुत-बहुत ख़्याल रखिएगा।